कुमार मानिक है और मैं आप सभी लोगों का भारत आसियान के 30 वर्ष होने पे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। ठीक, मैं मुख्य रूप से तकनीकी में इंजीनियर हूं। राइट, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, और मैं अभी एम्बेसडर भी हूं अमेजॉन वेब सर्विसेज का। सो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्टरी वर्ड देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आसियान के बारे में नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उनको भी चीजें समझ में आए, और जो आसियान के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, एक छोटा सा मैं वहाँ पे आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। सो यह प्रोग्राम 30 साल बेमिसाल इस पर आधारित है। 30 साल बेमिसाल का मतलब कि आसियान की 30वीं वर्षगांठ है भारत के साथ। और जब मैं आसियान की बात करता हूँ तो इसमें 10 देश आते हैं, और इन 10 देशों में रामायण और बुद्ध की संस्कृति संयोजकता के साथ जो इंडियन कल्चरल कनेक्टिविटी है वो बहुत ही प्रगाढ़ है। इसके साथ ही हम दो पॉलिसियों के बारे में जानते हैं, विच इज कॉल्ड एज लुक ईस्ट पॉलिसी and act east policy. So right now India is doing is act east policy. अभी हम लोग इंडिया की तरफ से act east policy में काम कर रहे हैं, और आसियान का जो अभी थीम है वो है वी केयर, वी प्रिपेयर एंड वी प्रॉस्पर। सो 30 साल बेमिसाल भारत के आसियान के साथ 30वीं वर्षगांठ पर मैं थोड़ा सा और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। भारत और आसियान, इंडिया आसियान रिलेशंस दो सबसे बड़े समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इस समय भारत की जीडीपी लगभग 3.4 खरब डॉलर विच इज 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं आसियान देशों की कुल जीडीपी लगभग 4 खरब 4 ट्रिलियन डॉलर है। भारत की आबादी लगभग 1.3 बिलियन है जी, विच इज 1.3 अरब। वहीं आसियान देशों की आबादी इससे आधी से कुछ कम है। ये बुनियादी सूचकांक इस बात का इशारा करते हैं कि एशिया के क्षेत्रीय परिवेश में भारत और आसियान दो उभरती हुई ताकतें हैं। दोनों के पास काफी असरदार क्षमताएं हैं जो आगे चलकर अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और जापान जैसी अन्य ताकतों के लगभग बराबर के दर्जे पर पहुंचने की संभावनाएं रखती हैं। अन्य सूचकांकों में जीडीपी की विकास दर भी एक पैमाना है। आसियान और भारत दोनों ही पिछले 2 दशकों में से 5 से 7% की विकास दर से प्रगति पे हैं। भारत की विकास दर इससे बढ़ते हुए कद के अनुरूप थोड़ी सी अधिक रही है। तो थोड़ा सा इतिहास अगर मैं आसियान के बारे में बताऊं तो भारत 1992 में आसियान का क्षेत्रीय डायलॉग पार्टनर बना था, जो कि 3 साल बाद 1995-96 में ये रिश्ता फुल डायलॉग पार्टनर के दर्जे तक बढ़ाया गया। इसके साथ साथ भारत आसियान से जुड़े बेहद प्रभावशाली क्षेत्रीय सम्मेलन यानी आसियान रीजनल फोरम का भी सदस्य बन गया। ये मंच आसियान की बैठक के ठीक अगले साल संगठन के राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है। 2000 के दशक की शुरुआत से ही भारत और आसियान के रिश्तों में और नजदीकी बढ़ी। दोनों पक्षों के बीच शिखर सम्मेलन होते रहे हैं, जो डायलॉग पार्टनर बनने के नतीजों में शुरू हुई है। क्योंकि भारत एक डायलॉग पार्टनर है, इसलिए वो आसियान के रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठकों विच इज ADMM प्लस का भी हिस्सा बन गया है। इसके साथ भारत और उभरती हुई सुपर पावर तो आसियान एक बड़ा क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। अगर हम आज के हालात पर ध्यान केंद्रित करें तो यह साफ है कि भारत और आसियान के बीच व्यापक विषयों पर साझेदारियां इस बात का प्रतीक है कि दोनों पक्षों को समुद्री क्षेत्र में और सकारात्मक ढंग से संवाद बढ़ाने की जरूरत है, और दोनों ही पक्षों को समुद्री सुरक्षा जैसे खास चिंता के विशेष मसलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आज भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है, तो आसियान एक बड़ा क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जिसकी बहुत अहमियत है। ऐसे में दोनों ही पक्षों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की काफी संभावनाएं दिखती है। आसियान भारतवर्ष की पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वहीं भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरी करेगा, जो कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा है कि उन्हें बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आप सारे मुख्य अतिथियों का, आप सारे ऑडियंस का स्वागत करता हूं। अगर मैं आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन से ये बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हमारे कौन कौन से अतिथि हैं, तो मैं भी स्वागत करता हूं महामहिम श्री जयंत खोब्रागड़े जी का, महामहिम
श्री रेड्डी जी का, संदीप अग्रवाल जी का, और श्री मुख्य अतिथि श्री पंकज चौधरी जी हैं। यहाँ स्पीकर हमारे दातो रमेश कोडामल जी हैं, और हमारे विभिन्न आसियान देशों से अलग अलग ICIA के चैप्टर के लोग भी हैं। तो अब इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री जयंत खोबरागड़े जी को यहाँ आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी ओपनिंग स्पीच में। श्री जयंत खोबरागड़े जी। Honorable Minister, Ambassador Reddy, Dato Ramesh Kodammal, Shri Sandeep, Shri Varun Manik, colleagues of Institute of Chartered Accountants of Malaysia chapter and from other ASEAN member states, ladies and gentlemen, namaskar, good morning and good afternoon. It's really a great privilege and honor to share the screen with Honorable Minister. At the outset, I would also like to thank Ambassador Reddy for his consistent support to the Indian mission to ASEAN and his initiatives. Indian Chartered Accountants are among well-known Indian global brands. Because of your passion and professional competence in financial skills, you have earned name for the Chartered Accountant community and for our country. As has been already narrated, India established relations with the ASEAN in 1992. 30 years down the lane, the ASEAN has become part of the Indo-Pacific, including from the perspective of the global community. No other region probably is as much discussed constructively as Indo-Pacific these days. While in the geopolitical sense, it has got traction in the last couple of years, as has been mentioned, India has added advantage of its historical linkages in the ancient, medieval, and modern history. This is reflected in monuments and traditions and values and people. The relationship matured in stages. It went from sectoral dialogue partnership to full dialogue, then summit level partnership becoming strategic. Even a casual look at the joint statements made by ASEAN India leadership in successive summits can give the glimpses of depth of relationship. When we talk about India making a qualitative shift from lookist policy to actist policy under the visionary leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, and subsequently announcing and synergizing its Indo-Pacific initiative with that of ASEAN's outlook, it has also done it in harmony with other regional initiatives such as security and growth in the region, popularly known as SAGAR. While India has been expressing itself through the policy statements on the ground, that is getting reflected in our increased interaction with the region. I would like to highlight some aspects. As all of us know, for the first time in the history of relationship with ASEAN, our trade for the last financial year has surged to 110 billion US dollars. The cumulative foreign direct investment, although coming heavily from Singapore, is US dollar 132 billion, which is 22% of total FDI we received since 2000. In terms of overseas investment too, again heavily concentrated in Singapore, it is 21% of India's total overseas investment. In terms of people-to-people contact, 4.7 million strong and vibrant Indian diaspora lives in ASEAN, which is around 15% of India's total diaspora. In terms of outbound tourists, ASEAN has been a popular destination for Indian tourists. Since we have been under the lockdown, the realistic figures will be of 2019, which was 4.71 million tourists, which is again 18% of India's outbound tourists. Three countries from ASEAN, namely Malaysia, Singapore, and Thailand, appear in the first 15 countries of sending largest numbers of tourists to India. Over 8% of tourists coming from abroad come from ASEAN member states. This has been summing up of parts. Under the ASEAN-India framework, a lot has been happening, especially this being the 30th anniversary year. We already have had special ASEAN-India Foreign Ministers meeting in India in June 2022, 12th edition of Delhi Dialogue, visit of media delegation, etc.
We are now awaiting visit of parliamentary delegation from ASEAN to India in the second week of August. We also do some projects under the ASEAN India framework. The spectrum is broad and includes areas such as agriculture, information and computer technology, science and technology, culture and education. Fintech, application of digital technologies in financial markets, e-commerce are upcoming areas for collaboration. I am sure with your background and understanding, the Institute of Chartered Accountants can contribute to this ever-increasing growth trajectory of relationship with the ASEAN meaningfully. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद जयंत खोब्रागड़े जी। और मैं इसी के साथ एक चीज में और बताना चाहूंगा। मैंने जयंत खोब्रागड़े जी का इंट्रोडक्शन नहीं दिया, 1 मिनट लगेगा इसको देखने में। भारतीय विदेश सेवा में ये 1995 बैच के अधिकारी हैं और खोब्रागड़े जी भूतकाल में विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। इस समय जयंत खोब्रागड़े जी को जाकर्ता में आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच संबंधों की रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ने और सुरक्षा से लेकर व्यापार तक के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को देखते हुए भारत ने पहली बार 2014 में आसियान में एक समर्पित राजदूत को तैनात किया था, जो कि अभी करंट में महामहिम जयंत खोब्रागड़े जी हैं। और खोब्रागड़े जी इससे पहले 2017 में परमाणु ऊर्जा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भी थे। इसी के साथ मैं अगले स्पेशल गेस्ट महामहिम श्री BM रेड्डी जी को इनवाइट करता हूं और उनके विषय में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। श्री BM रेड्डी जी भारतीय विदेश सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। ये तेलुगु, हिंदी, संस्कृत और इंडोनेशियाई भाषा बोलते हैं। उन्होंने 1995 से 1998 तक इंडोनेशिया, 1998 से 2002 तक PDR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 2005 से 2008, मलेशिया में 2008 से 2011, स्विट्जरलैंड में 2013 से 2016 और नाइजीरिया में 2017 से 2018 में भारतीय मिशनों में कार्य करने के लिए राजनयिक कार्यों का विविध अनुभव रहा है। इसी के साथ ये 2011 से 2013 तक विदेश मंत्री के कार्यालय में शेफ दी कैबिनेट भी थे। इन्होंने फरवरी 2019 से 15 सितंबर 2021 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाव का नेतृत्व किया है। श्री रेड्डी ने अपनी इंटरमीडिएट स्कूली शिक्षा आंध्रा लोयला कॉलेज से 1987 में की है और ये बिट्स पिलानी से मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और इन्होंने IIT मुंबई से MTech किया है। और मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। अभी आसियान में कुछ समय पहले अभी एक बुक लॉन्च थी आसियान की, उसमें मेरी मुलाकात श्री BM रेड्डी से हुई और ये बहुत ही डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। सो महामहिम श्री BM रेड्डी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ अपनी बात रखने के लिए। Thank you, Mr. Varun, for your very kind words. Good morning, Namaskar. Honorable Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary ji, distinguished colleague Jayant Khobragade, Indian Ambassador to ASEAN, co-chair of ASEAN India Business Council, Dato Ramesh Kodammal, Mr. Sandeep Agarwal, chairman of MCAI, mentors and members of the ICAI chapters in Malaysia, Indonesia, Thailand, and Hong Kong, ladies and gentlemen. At the very outset, we all extend a very warm welcome to Honorable Minister of State, Shri Pankaj Chaudhary ji, for taking time off from his busy schedule to join today in this event, which is held in the context of 30 years of India and ASEAN partnership. My colleague, Ambassador Jayant and Mr. Varun have provided the context and the scope of engagement between India and ASEAN as we mark 30 years of a mutually beneficial engagement with ASEAN as a regional bloc. I am personally privileged to be associated with India's engagement with ASEAN since the time of launch of India's Look East policy in the early 90s. Starting with my assignment, the first assignment in Indian Embassy in Jakarta, where I learned Bahasa Indonesia in 1995, and subsequent 3 assignments in ASEAN. Make me proud India's Look East has India's, which was launched in 2014 by Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and this has really strengthened the ongoing multifaceted strategic partnership with ASEAN.
Just to cite one example, India-ASEAN trade has grown by almost 30 times during the last 30 years. Mentioned by Jayant, it is over 110 billion US dollars last year. As I speak from Malaysia, which is a founding member of ASEAN, which was established in 1967, let me touch on few salient aspects of our engagement with Malaysia. Malaysia has now emerged as India's third largest trading partner within ASEAN, with a bilateral trade very close to $20 billion, which is the highest ever. It is also very noteworthy to mention, despite the COVID-related challenges, our bilateral trade with Malaysia grew 34% last year. In addition, there are several, service exports, which are also made to Malaysia. The two-way investments, in a sense, have grown robust between the companies in both countries, benefiting from various opportunities in sectors that provided very clear comparative advantages. Malaysia also represents. Sorry for disturbance. Kindly mute all the participants. Please mute yourself. Mahamahimji, please go ahead. Malaysia also represents the economic coordinator of ASEAN for India. The ongoing discussion on review of ASEAN-India trade in goods agreement and other economic aspects are led by Malaysia within ASEAN. In the bilateral context, this year also marks 65 years of establishment of diplomatic relations, which is an important milestone. And I see great synergies emerging during the two important milestones which we're talking about, one in ASEAN context, which is 30 years, and in the bilateral context, which is 65 years. Recent studies have indicated that India would emerge as the most important future trade corridor for several ASEAN countries as they move towards strengthening their digital economies. The focus of Government of India through several transformative economic initiatives, particularly during the last 8 years, and also during the most challenging COVID phase of the over last 2 years, presents a great opportunity to Malaysia and other ASEAN countries. To take, for example, the 12th Malaysia Plan has several important priorities, which are like digital connectivity and inclusive development, transforming the logistics ecosystem, reducing development gap among the regions within the country. These offer huge opportunities for Indian industry. Particularly so because our Government of India's initiatives in these sectors have clear complementarities with the priorities that Malaysia has for itself. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, while launching the ASEAN-India Friendship Year, said, I quote, "History is witness that India and ASEAN have had vibrant relations for thousands of years. This is also reflected in our shared values, traditions, languages, texts, architecture, culture, cuisine, etc. And therefore, the unity and centrality of ASEAN has always been an important priority for India," unquote. With a strong message from Honorable Prime Minister, as well as the special meeting of the foreign ministers of India and ASEAN countries in New Delhi last month, the prospects for elevating the India-ASEAN strategic partnership to new heights is more than real ever before. As we mark this year as the India-ASEAN Friendship Year and celebrate the 30 years of ASEAN-India friendship, Indian professionals, particularly from our ICAI chapters in different parts of the ASEAN region, can play a very important role in help achieve several targets and goals that have been set by the Government of India. And I'm sure we will use this opportunity through various platforms like this to move forward and take the relationship between India and ASEAN forward. I particularly wish to thank Mr. Sandeep Agarwal, Chairman of MCAI, and other executive members of MCAI, and also Mr. Varun for having this very timely discussion on India-ASEAN partnership. Once again, thank you very much. थैंक यू सो मच महामहिम जी। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि आपने बहुत अच्छी अपनी बात रखी, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में 2 मिनट के लिए कुछ बोल देंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सारे हिंदी भाषी लोग हैं यहाँ पे, तो आपके मुख से अगर हिंदी सुनाई दे तो वी विल बी ग्लैड। वरुण जी धन्यवाद। मैं इतना संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आध्वर्य में जितने इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं 2014 से लेके, जब नवंबर 2014 में
हमने ये घोषणा किया कि भारत का लुक ईस्ट पॉलिसी को हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाएंगे। इसका मतलब अब खाली पॉलिसी नहीं बनाते रहेंगे, मगर इसके ऊपर हम कार्यवाही भी करेंगे, और उसके माध्यम से उससे जो हमें जो जोश मिला है हमारे सारे मिशंस को, हमारे भारत के जितने मंत्रालयों को, उससे हमें उसके फायदा देखने में बहुत देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस रीजन में। सबसे पहले मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इस मैं चौथी बार इस आसियान रीजन में मैं काम कर रहा हूँ। मैं उसका जो परिणाम जो है, जो हमारे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का जो परिणाम है, मैं बहुत पास से देख रहा हूँ। मैं एक ये और कहना चाहूँगा कि जैसे मलेशिया देश है जिसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और इस अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम में मैं ये भी सोचूंगा कि ये हमारे जो मलेशिया चैप्टर ऑफ इकाई जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इसमें इसके माध्यम से भी हम ऐसे चीज़ को बात करके हमारे जो प्रोफेशनल्स है, जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल जो काफ़ी हाई पोजीशंस में हैं इस रीजन में, बहुत सारे लोग सीईओस हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हैं, वो अपने जो हमारी जो बात जो आज बोल के आ रहे हैं इस डिस्कशन में, वो भी हमारे मंत्री साहब के आध्वर्य में जो मीटिंग चल रहा है, मैं ये सोचा हूँ कि ये हमें अच्छा एक परिणाम मिलेगा, और मेरा एक आग्रह रहेगा कि हम सब इस दौरान में जितना कोशिश करें ताकि अगले साल हम ये 110 बिलियन यूएस डॉलर की जो ट्रेड है हम उसको 150 करें, और इन्वेस्टमेंट को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम जी। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं वेलकम एड्रेस के लिए बुलाना चाहूँगा श्री संदीप अग्रवाल जी को। तो इनका संक्षिप्त परिचय भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। So Sandeep Agarwal ji is the founder and chairman of Malaysia chapter of ICAI, and he is a finance director of Southeast Asia, tallest and most luxurious office tower, Exchange 106, and he is a graduated from Shri College of Commerce, New Delhi, and he is a multilingual, social and professionally very active for betterment of the community and country. So Sandeep ji, आपकी तरफ माइक है, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी श्री पंकज चौधरी जी, आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं, आपने टाइम दिया हमारे मलेशिया चैप्टर के लिए। हिज एक्सेलेंसी श्री बीएन रेड्डी जी एंड हिज एक्सेलेंसी जयंत जी, हम आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं हमारे हर इनिशिएटिव में, और हमारे आदरणीय गेस्ट बाकी चैप्टर्स से, तो and our mentors and members from CH community from all across ASEAN region। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अभी बहुत कुछ कह चुके हैं, हम मंत्री जी से सुनने के लिए अभी बेकरार हैं हम सब। तो मेरे को खाली दो चीज़ें कहनी है मंत्री जी इसमें, कि मेरे को भी यहाँ पे 16 साल हो गए हैं इस रीजन में, आसियान रीजन में। मैं 10 साल इंडोनेशिया में था, 6 साल मलेशिया में हो चुका हूँ, और बाकी सब चीज़ों के अलावा जो है अपने मतलब यहाँ पे आसियान रीजन में आप हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है, अगर आप उसका देखोगे तो हमारे रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है हम लोगों की। खाली इसलिए नहीं कि हम लोग बिजनेस करते हैं और करते हैं, ऐसे सोशल, प्रोफेशनल, कल्चरल, बाकी और भी हमारी काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन रहती है हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी। तो आसियान और इंडिया का जो हमारा संबंध है वो वैसे तो बहुत पुराना है, बट अभी जो हमारी जो नई जनरेशन है, हम इस संबंध को और मजबूत कर रहे हैं। और इसी इनिशिएटिव में हम लोग मलेशिया चैप्टर में हम ये भी कोशिश करते हैं कि आप जैसे माननीय मंत्री जी को एड्रेस करने के लिए लाएं, और जब आपका मौका लगे तो आप मलेशिया आएंगे तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे, और ऐसे ही और रिश्ते बढ़ाना चाहेंगे अपने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, ताकि हम अपना इंडियन गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो हम उसमें शामिल हो सकें और हम अपना पूरा योगदान दे सकें उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं इसमें। तो हम आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें स्पेसिफिकली अगर कोई टास्क हैं या फिर कोई अगर इस टाइप की कोई इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम योगदान दे सकें, तो हम पूरा उसमें आपका सहयोग देने की कोशिश करेंगे।
तो और समय ना लेते हुए मैं सबको वेलकम करना चाहता हूं, हमारे जितने भी डिग्नेटरीज हैं कॉल में, और मैं चाहता हूं कि हम मंत्री जी की तरफ बढ़ें और उनसे सुने, उनकी राय लें और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करें। और इसमें खाली 2 शब्द और कहूंगा वरुण के ऊपर। वरुण जो है, वरुण इज क्वाइट एक्टिव यहाँ पे मलेशिया में, और इनका ये संबंध भी बहुत बढ़िया है इंडिया में, काफी लोगों से अच्छे अपने इसमें भी मिनिस्टर्स में। एंड मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वरुण का, जिन्होंने आप पंकज चौधरी जी और माननीय मंत्री जी और सबसे कोऑर्डिनेट करके ये प्रोग्राम के लिए इन्होंने सफल बनाया। तो ओवर टू यू वरुण, एंड लेट अस स्टार्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए संदीप जी। अब मैं थोड़ा सा मुख्य अतिथि महाश्री माननीय पंकज चौधरी जी के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूंगा, और उसके बाद से हम लोग श्री पंकज चौधरी जी को सुनेंगे। पंकज चौधरी जी मुख्यतः पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो यह पूर्वांचल की आन बान शान है, और इनके 6 बार के लोकसभा में ये प्रत्याशित हो चुके हैं। तो मैं एक छोटा सा एक जीवनी इनके पढ़ना चाहूंगा। पंकज चौधरी जी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में भारत के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं, 12वीं, 14वीं, 16वीं एवं 17वीं लोकसभा के सदस्य हैं। जैसा मैंने बोला, 6 बार के लोकसभा के सदस्य हैं, और मुख्य रूप से ये गरीबों और दलितों के उत्थान में अपना योगदान देते हैं। धर्मशालाओं में, स्कूलों में, कुओं आदि के निर्माण में दान पुण्य एवं सरकारी सहयोग को प्रदान करते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, शारीरिक रूप से विकलांग आदि छात्रों की सहायता करना इनका विशेष रुचि है। समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण और विदेशी देशों का दौरा तथा वृद्ध, विधवाओं, विकलांगों और गरीब की बेटियों की शादी में मदद करना और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना इनकी विशेष रुचियों में से है। श्री पंकज चौधरी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय से BA की डिग्री प्राप्त की है, और इनका राजनीतिक जीवन बहुत ही लंबा है। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो 2, 4, 5 मिनट बहुत कम पड़ेंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ कि माननीय मंत्री जी 6 बार के लोकसभा में चुने गए हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने अपने पिछले 30 से 35 साल के राजनीतिक करियर में निभाया है और सक्सेसफुली निभाया है। अगर मैं छोटे से एक पॉइंट्स में बोलूं तो इन्होंने 1989 से अपने राजनीतिक करियर को स्टार्ट किया था, जो कि सदस्य नगर निगम से स्टार्ट हुआ था। फिर वो डिप्टी मेयर बने, उसके बाद से फिर लगातार वह लोकसभा के लिए चुने गए, और लोकसभा में बहुत सारी ऐसी समितियां होती हैं, जैसे कागजात संबंधी समिति, सदस्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं नागरिक उड्डयन, परामर्शदात्री समिति, याचिका समिति, बहुत सारी समितियों के सदस्य रहे हैं, और 2021 में यह केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री बने हैं। हम सब लोग आपके आशीर्वाद से यहाँ अनुग्रहित हो रहे हैं माननीय, और ओवर टू यू, आप अपना आशीर्वाद हम लोग को दें प्लीज। नमस्कार। आसियान देशों के लिए भारत के राजदूत श्री जयंत खोबरागड़े जी, भारत के मलेशिया में हाई कमिश्नर श्री रेड्डी जी, ICAI के मलेशिया चैप्टर के चेयरमैन श्री संदीप अग्रवाल जी, श्री वरुण मानिक जी, देश विदेश से आज जुड़े हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी को सादर नमस्कार करता हूँ। आज यहाँ भारत आसियान संबंधों के 30 वर्ष होने के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस साल हम वर्ष 2022 को भारत और आसियान देशों के लिए मित्रता वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और बड़ी प्रसन्नता है कि भारत भी अपनी आजादी के 75वें वर्ष पूरा किया है, और मैं भारत में इसे आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि भारत और आसियान क्षेत्र के 10 देशों के बीच अनादि काल से ही मैत्रीपूर्ण रिश्ते रहे हैं। भारत तो हमेशा से सूर्य पूजक देश रहा है तथा पूर्व दिशा को पवित्र मानता रहा है, और पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है। परस्पर संबंधों में यह तरजीह हर चीज से जाहिर होती है, चाहे वो हमारी भाषा हो, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा खान पान हो, फिर सांस्कृतिक मूल्य। भारत और आसियान देशों के बीच में संबंध यूं ही इतने प्रगाढ़ नहीं है।
बल्कि हम में बहुत कुछ समानताएं हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में होने वाली रामलीला भारत में होने वाली रामलीला से काफी कुछ समानता रखती है। जावा का बोरोबुदुर मंदिर, म्यांमार में आनंदा मंदिर और वियतनाम का मरियम्मन मंदिर, कंबोडिया का बौद्ध धर्म और प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर हमारे हजारों साल पुराने ऐतिहासिक संबंधों के साक्षी के रूप में आज भी खड़े हैं। मलेशिया में बाटू केव के रामायण की कहानी से संबंधित मूर्तियां हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। बाटू केव भारत के बाहर हिंदू संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि भारत और आसियान देश एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर हैं। इतने पुराने सभ्यता और संस्कृति संबंधों को ही मद्देनजर रखते हुए भारत ने कुछ और उलट पिछले 30 सालों में आसियान के साथ अपने संबंधों में कोई शर्तें नहीं रखी और यही हमारे संबंधों की खूबसूरती है। यही वो वजह है कि आसियान ब्लॉक भारत के साथ संबंधों में, व्यापार में और कूटनीतिक राजनीतिक तौर पर डील करने में सहजता महसूस करता है। इसी तरह मलेशिया में भी हमारे संबंध सदियों पुराने रहे। रिश्ते ऐतिहासिक संदर्भों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की समानता है और डायस्पोरा संबंधों के कारण बहुत गहरे और विस्तृत है। मलेशिया ने आजाद भारत के हर युद्ध में भारत का राजनीतिक मोर्चे पर समर्थन किया, जिसमें 1962 का भारत चीन युद्ध भी शामिल है। हालांकि 20वीं सदी में शीत युद्ध के कारण भारत दक्षिण पूर्व एशिया संबंधों में कुछ खटास आई थी, लेकिन उस समय में भी मलेशिया मजबूती से भारत के साथ खड़ा रहा और भारत ने भी मलेशिया का साथ नहीं छोड़ा। भारतीय विदेश नीति मलेशिया सहित आसियान देश, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या वाणिज्य चाहे वो प्रवासी लोगों की बात हो, हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1992 में भारत आसियान संबंधों को नई दिशा देने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी। भारत आसियान संबंधों ने फिर से जोर पकड़ा और 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला जाना भारत आसियान संबंधों में एक नई मजबूती लाया है। और इससे भी स्पष्ट होता है कि भारत आसियान देशों को बहुत महत्व देता है। अगर भारत और आसियान के बीच व्यापारिक संबंधों की बात करें तो मई 2022 तक के कॉमर्स मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत अपने कुल निर्यात का 10.26% आसियान देशों को करता है। मई 2021 में भारत का आसियान देशों को कुल निर्यात लगभग 58,062 करोड़ था, जो कि इस वर्ष मई 2022 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 7% बढ़कर 63,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसी तरह अगर आयात की बात करें तो आसियान देशों से भारत को हो रहे विगत 1 वर्षों में आयात में लगभग 54% की बढ़ोतरी देखी गई है। मई 2021 में आसियान से भारत में लगभग 73,615 करोड़ रुपए मूल्य का सामान आयात होता था, जो इस वर्ष मई में काफी गति से बढ़कर लगभग 1,13,252 करोड़ रुपए हो गया है। इसी के साथ आसियान की भारत की कुल आयात में हिस्सेदारी बढ़कर के 12% हो गई। मित्रों, विगत 8 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने फिनटेक के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाई। भारत का यूपीआई विश्व में अपने प्रकार का एक यूनिक पेमेंट इंटरफेस है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सीमलेस तरीके से करने की सुविधा देता है। समय और लागत में बचत होती है, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है। मैं यहाँ सबको बताना चाहूंगा कि कोविड काल में जब घर से बाहर निकल पाना मुश्किल था, तब यूपीआई ने लाइफ लाइन की तरह काम किया है। इस सब का ये परिणाम है कि भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। जैम ट्रिनिटी जन धन खाता आधार मोबाइल के माध्यम से भारत में टारगेट बेनिफिशियरीज तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है और अब सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता 5 लाभार्थियों को अकाउंट में सीधे पहुंच जाती है। ये आजाद भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत आसियान देशों के बीच फिनटेक में परस्पर साझेदारी भी नए आयामों को छू रही है। नवीनतम जानकारी के अनुसार
ये घोषणा की गई है कि 5 दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपने क्वाड कोड भुगतान प्रणाली को लिंक करेंगे। नवंबर तक मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस अपने क्यूआर कोड भुगतान प्रणाली को एकीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। भारत का वित्त मंत्रालय दक्षिण पूर्व एशिया के बीच निर्बाध अखंडता के लिए आसियान क्षेत्र में विस्तार करने के लिए भारत के स्वदेशी यूपीआई भीम मॉडल को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भारतीय रुपए में विदेशी व्यापार के निपटान की अनुमति के बाद भारत सरकार ने भारतीय रुपए को वैश्वीकरण के साथ साथ स्थिर करने के लिए पथ प्रदर्शक पहल की है। इससे भारत के साथ साथ आसियान देशों की विदेशी मुद्रा डिपेंडेंसी कम होगी और करेंसी फ्लक्चुएशन के दुष्प्रभाव से भी राहत मिलेगी। भारत और आसियान के बीच व्यापार की बढ़ती हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से पाम ऑयल, कोयला, खनिजों को कमोडिटी क्षेत्र पर भारत सरकार का वित्त मंत्रालय इस क्षेत्र में INR भुगतान निपटान तंत्र के उपयोग को बढ़ावा देगा। भारत और आसियान के मध्य बैंकिंग सेक्टर में साझेदारी की बहुत संभावनाएं हैं। DBS द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक के अधिग्रहण के साथ आसियान में स्थित बैंकों ने भारत में उपस्थिति बढ़ाई, जबकि भारतीय बैंकों की आसियान में उपस्थिति है। उनके पास दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की काफी गुंजाइश है। चाहे वो मलेशिया हो, फिलीपींस, थाईलैंड या कंबोडिया हो, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय और RBI दोनों पक्षों के लिए बैंकिंग चैनलों की अधिक समानता के लिए अपने क्षेत्रीय काउंटर पार्ट्स के साथ काम करेंगे और आसियान क्षेत्र में भारतीय बैंकों की अधिक उपस्थिति की अनुमति देंगे। आज इस मंच से मैं भारत आसियान के बीच व्यापार और नई ऊंचाइयों तक ले जाने की अपील करते हुए मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भारत के इंडस्ट्री सेक्टर को अपनी जरूरत को ध्यान रखते हुए और आसियान से भौगोलिक नजदीकी को मद्देनजर रखते हुए आसियान क्षेत्र में निवेश और संभावनाओं को तलाशना चाहिए। भारत आसियान फ्री ट्रेड एरिया को और अधिक यूजर फ्रेंडली और प्रोफेशनल्स के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रेड नेटवर्क और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आसियान इंडिया ट्रेड काउंसिल और आसियान इंडिया समिट के जरिए प्राइवेट सेक्टर को और अधिक जोड़ना चाहिए और ज्यादा फाइनेंस इंक्लूजन और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने वाले नीतियों से रीजन फाइनेंशियल इंटीग्रेशन को सपोर्ट करें। भारत और आसियान देशों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ MSME है और हमें अपने पारंपरिक सपोर्ट सिस्टम में MSME को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। भारत में NRI और आसियान में मनी ट्रांसफर और बीमा के लिए नए फिनटेक समाधानों को अपनाना चाहिए। आसियान रीजन में भारतीय बैंकों को अपनी और अधिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए और प्रयास करना होगा। इन सबके अलावा अगर आप में से किसी के पास कोई सुझाव हो तो निश्चित ही साझा करें। मेरा पूरा प्रयास होगा उसे उचित फोरम तक पहुंचाऊं और किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। मित्रों, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि भारत में आजादी के अमृत महोत्सव का तात्पर्य है अपने गौरवशाली इतिहास से ऊर्जा लेकर भविष्य और उज्जवल भारत की नींव रखना। और मुझे आशा नहीं वरन पूरा विश्वास है कि सही दिशा में किए गए प्रयासों से आजादी के अमृत काल और भारत आसियान मैत्री वर्ष के इस काल में भारत और आसियान के संबंधों एक नई ऊंचाई पहुंचेगी और ये संबंध भारत और आसियान क्षेत्र के सभी देशों के लिए उज्जवल भविष्य का रास्ता बनाएंगे। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं ICAI के मलेशिया चैप्टर और वरुण मानिक जी का विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिनके प्रयासों से ही हम सब यहाँ आज इकट्ठे होकर इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी, आपके आशीर्वचनों के लिए। और आपने बहुत कुछ भारत और आसियान के रिलेशंस के बारे में बताया, बहुत सारे मंदिरों का उल्लेख किया, भारत की नई नीतियों का उल्लेख किया और UPI का उल्लेख किया। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आज के स्पीकर दत्तो रमेश कोदामल जी को आमंत्रित करता हूँ। And I'm just introducing Dato Kodammal here. And he is the co-chair of
ऑल इंडिया बिजनेस कम्युनिटी। एंड दत्तो कोडामल जी बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया आसियान के लिए बात करें, और आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल के ये सूत्रधार हैं। सो दत्तो कोडामल जी, ओवर टू यू। Thank you, Varun. Excellency Minister Pankaj Chaudhary, Excellency Jayant from Jakarta, Excellency B.N. Reddy from Malaysia, High Commissioner of India to Malaysia, President Sandeep from ICAI. First of all, let me wish a very good morning to all my friends in India and a warm afternoon to my friends in ASEAN. Even though we are far apart, the time has changed. We are in morning and afternoon. But nevertheless, our hearts are together and we move forward as on the platform of ASEAN and India. I think many of the speakers have already elaborated on the relationship of ASEAN and India since the formation of our partnership in 1992 on the sectorial side. We have actually moved forward every year, and today we can say that we are in the 30th year of partnership. What does this actually mean? It actually means that for the last 30 years, we have been working closely together to reach to this side. The question is, have we already made it? Is it enough? The answer is no. We have got a long way to go for progress and to reach our targets, which ASEAN and India wishes to work together. A mere trade of 110 billion is, yes, an achievement at this point. But our vision and the vision of Prime Minister Modi ji is far beyond what we are thinking today. We hope that within the next 5 years, we would be able to touch a target of 200 billion. So I think we all have to work together. We all have to work hard and take this agenda forward. India has worked very closely with ASEAN. I cannot deny the fact. Being the co-chair of ASEAN India, I've seen that India has always come forward to see that how they can work with ASEAN. And ASEAN, as you know, with 10 countries collectively together, is also moving forward in their way to work together. I must congratulate ICAI for the efforts on this 30th anniversary. I would like to say for some points here, I think the lifeline of all businesses are accountants. And this group, which is in Malaysia, this accountant group have all the CEOs in their Indian companies here. And I'm very sure that they are actually the lifeline of businesses. And they are the ones who actually can work a lot and take the businesses to a greater height. And this is something we must all understand. Businesses with the right people on the platform take the businesses to great height. And I congratulate this association, the Chartered Indian Association, because they have done a lot within the last few years. And now I can see them coming up and speaking about it and taking action and taking a step forward. Congratulations, Sandeep, for your efforts. And I also feel that there is no difference between ASEAN and India. When we look at our cultural past, we have all the relationship we have cultivated for hundreds of years. Now we are moving on to a different level where we are trying to bring up our economic links. Our economic links are definitely going to move forward, and I'm very sure that we can do it. I would like to stress something here, which is very important, which I've been observing. I think we have to also, since Mr. Pankaj ji, with the minister and the finance side, I think we have to work forward to see how we can enhance further the financial strength of Indian banks in ASEAN. Indian banks are actually having a very solid base in Singapore. We can see that. But within ASEAN, I hope that we can strengthen the base here to enhance our trade. India is coming up with new formulas of trading in the rupees platform. And I think this will actually give us a booster to trade with India at different levels. And I'm very sure that
by all of us working together with the support of the High Commissioner in Malaysia, with the BN Reddy and with the Jayant Khobragade. I think the ASEAN platform is here to take a leap in the near future. Within the next 5 years, I can assure you, Minister Sir, that Indian-ASEAN relationship will prosper, and I hope that our ASEAN-India trade agreement will be reviewed soon, and we can take the spot on to see that we can be a balance of power in geopolitics within this region, which all of us are talking, but none of us speak about it. We all understand it, but no one voices about it. But to be very frank, we need to work together to strengthen our roots and to work with India and take this agenda forward. With this, I would like to thank ICAI for inviting me to say a few words. I'm very sure that we will work very closely with ICAI in the future to enhance the trade between India and ASEAN countries, and especially with Malaysia, where we are here, and we have always been trying to work forward. Just before I end, I would like to just say a few words that we would be organizing a business summit, award ceremony, and also an expo. We are in the pipeline of working towards it, and I hope the dates will be given very soon so that we can have it during this year. Thank you once again. Thank you, Dato Ramesh, for your kind words and your information, what you have provided to us. And मैं इसी के साथ प्रोग्राम में एक छोटा सा फेरबदल करना चाहता हूँ. मुझे अभी माननीय मंत्री जी के पीएस का फोन आया कि दे हैव सम टाइम लिमिट. सो अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन था उसको हम लोग अभी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. सो आई वुड वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द प्रोग्राम, and I wanted to invite Mr. Alok Agarwal for their closing remark, Hong Kong Chapter Committee, ICAI member. Mr. Alok Agarwal. धन्यवाद वरुण जी. जी मुझे थोड़ा जाना है, मीटिंग एक अर्जेंट आ गई है, इसलिए मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद सर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग को समय देने के लिए. जी धन्यवाद. प्लीज प्रोसीड. बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी. आलोक जी, आई थिंक. हाँ जी, गो अहेड. तो धन्यवाद श्री पंकज चौधरी जी का, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर रेड्डी, हिज एक्सीलेंसी जयंत जी, संदीप जी, जकार्ता चैप्टर, बैंकॉक चैप्टर के प्रेसिडेंट्स एंड टीम मेंबर्स. आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड सेशन. हमारे लिए बहुत अच्छा सेशन रहा ये सुनने के लिए. हांगकांग से एक अच्छी दो चीजें समझ में आ रही हैं कि सेटलमेंट ऑफ INR में. आलोक जी, अगर आप अपना कैमरा, सॉरी टू इंटरप्ट, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर देंगे तो इट वुड बी बेटर. मानिक जी, सॉरी फॉर दैट, आई एम इन अ क्वारंटाइन राइट नाउ. अच्छा, ओके, नो हेड, गो हेड, नो प्रॉब्लम. सो थैंक यू. एंड देन UPI और सेटलमेंट इन INR एक बहुत अच्छा स्टेप है दैट कैन क्रिएट काफी ट्रेड रिलेशंस, और ट्रेड काफी बढ़ सकता है इस चीज से. और इसी के साथ कोडामल जी ने जो कहा कि प्रेजेंस ऑफ इंडियन बैंक्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि हम हांगकांग में भी देख रहे हैं कि कई सारे बैंक्स जो हैं या HDFC या ICICI हैं, लेकिन इनकी इतनी प्रेजेंस नहीं है. तो अगर जितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा, इंडिया ट्रेड भी बढ़ सकता है और बढ़ेगा काफी. तो इसी के साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने का, संदीप जी और आप सभी स्पीकर्स का, टू गिव अस इनसाइट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू आलोक जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो आलोक जी हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं हांगकांग के, एंड हांगकांग शंग्रीला में वो फाइनेंस डायरेक्टर हैं और पुराने हमारे जकार्ता के साथी हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, शॉर्ट नोटिस पे आपने रिमार्क्स दिया आज, और वी विश यू स्पीडी रिकवरी फ्रॉम क्वारंटीन, और आपने जल्दी घर जाएं आप हांगकांग में, और हांगकांग में आप क्वारंटीन भी खत्म कराइए सर, जल्दी से जल्दी. राइट. थैंक यू संदीप जी. थैंक यू जी. So, moving forward in the program, I would like to call Chartered Accountant Mr. Vikram Nanavati, who is Indonesian Chapter Chairman for ICIA. So, Vikram ji, over to you. Yeah. Good afternoon to all of you.
I thank on behalf of organizing team. It's my privilege to propose a vote of thanks with lots of gratitude and respect to our distinguished speaker, Honorable Shri Pankaj Chaudhary ji, Shri Jayant ji, Shri Reddy ji, Shri and Dato Ramesh ji, for not only giving us their invaluable time, but for also sharing knowledge with us by their talk on the subject. And in the last, basically, I think I should thank all members for attending this event, especially by the Malaysia chapter for organizing this event, whereby I think this is the first event whereby Malaysia chapter has coordinated with all other ASEAN chapters and make it a truly ASEAN program, whereby I can see Mr. Jayant ji is from Jakarta and Reddy ji is from Malaysia. Alok is from is our old timer. He was in Surabaya. I was on Surabaya. He was in now in Hong Kong. And I should say that, yeah, a lot of known people here I can see. So it's a really a basically moving forward, these programs should happen more so that we can collectively gain the knowledge. Thanks to Sandeep and Malaysia chapter. Thanks a lot. Thank you, Vikram ji. आप भावुक हो रहे थे. I think that is good to see old friends here. And yeah, तो यही networking का यही फायदा है. We have friends all over the world. Yeah. Thank you for coming. Thanks a lot. वरुण जी, आप थाईलैंड चैप्टर जी प्लीज गो अहेड सर. नहीं, आप थाईलैंड चैप्टर को भी, आई थिंक वी हैव टू इनवाइट द चेयरमैन. सर प्लीज आप हाँ जी. तो अब विल आल्सो लाइक टू इनवाइट द चेयरमैन ऑफ थाईलैंड चैप्टर, प्रसन्न जी, तो प्लीज गिविंग हिज क्लोजिंग रिमार्क्स. Thank you, Sandeep ji. Thank you, sir. His Excellency Shri Pankaj Chaudhary ji, Honorable Minister of State, Ministry of Finance, Excellency Shri Jayant Khobragade and Shri B.N. Reddy ji, Dato Ramesh ji, other dignitaries, Sandeep Agarwal ji, and professional colleagues. Thank you for the opportunity to participate on behalf of ICAI's Thailand chapter on this important topic of India-ASEAN partnership. We thank His Excellency Shri Pankaj Chaudhary for nicely articulating his direction and guidance for emerging role of Institute of Chartered Accountants of India and its overseas chapters in promoting and facilitating economic relations between India and ASEAN. Having lived in Thailand for the last 33 years, I find close cultural ties between India and ASEAN countries, especially Thailand, as strong foundation for promoting international trade, professional services, and close bonding. Our member CAs work for major Indian businesses like Aditya Birla Group, Tata Group, and Indorama, just to name a few in Thailand. Without taking more time, I assure the Excellencies that ICAI chapter of Thailand will play active role in fulfilling above objectives. It will help our profession in enhancing its contribution if further cooperation and collaboration can be facilitated between the ICAI and ASEAN accounting institutions with the support of our finance ministry. I thank you again for the opportunity of participation in today's event. Thank you all. Thank you, Prasanna ji, for participating, and thank you everyone for joining. I would like to specially thank our Excellency, His Excellency B.N. Reddy ji and His Excellency Jayant ji, and very, very special thanks to Varun for making this event possible. Thank you so much, sir, and special thanks to you also. A special thanks to Mr. Prabhat Gupta. Also, a special thanks to Mr. Ashwin Saxena. Right? Yeah. So, yeah. So basically, yes, I would like to just also thanks to our mentors. Basically, we had an opportunity to have question and answers. I think the minister had to rush out. So, but anyway, we will maybe if there is any questions, I would suggest we can pass it on to us.
we will put it to the minister, and definitely we'll get back to you. And like what Mr. Saab said also, we are quite interested in working together with the ministry in developing and delivering their initiatives across the region. And any suggestions what we might have in the industry or in the finance ministry, we will be more than happy at the Malaysia chapter together working with the Ministry of Finance to at least pass on the message. And definitely our High Commission, we have the full support and his blessings and guidance from time to time in all our events. And we look forward to continuing with that in the future. And special thanks to our mentors. We have our chapter mentors, Mr. Prabhat Gupta ji, who was also the founding chairman of ICAI Malaysia chapter, and Mr. Raj Shah, and Mr. Renzo. Mr. Renzo is also the founding mentor of the chapter. And Mr. Rajan Mittal. Mr. Rajan Mittal is also a new mentor in our chapter. And these mentors have been the founding pillars and the guiding pillars of our chapter till now. And I would also like to thank all our committee members in the chapter, and a special thanks to other chapters worldwide in ASEAN region to participating in this program. So again, Prasanna ji, thank you. Vikram, Alok, and the Hong Kong chapter, Mr. Vinod Menon, unfortunately he could not join. He has got some family issues. So thank you everyone for coming. And we will looking forward to hosting more such events. We will bring in more dignitaries from India if possible, and bringing in more impactful sessions in the future. So thank you. Sure, thank you. Thank you, everyone. So if you have any questions, just send an email and we can get back to you with the Finance Ministry. Yeah. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you. Thank you very much. Dato Ramesh, thank you.